नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति त्यागी। तो मजहब के नाम पर आप लगातार देख रहे हैं किस तरह देश में संग्राम छिड़ा हुआ है, राजनीति भी लगातार हो रही है और ऐसा करने वाले एक तरफ से नहीं है। और इस मजहबी संग्राम में सबसे ज्यादा अपमान भी अगर किसी का हो रहा है तो जानते हैं किसका अपमान हो रहा है? मजहब का ही। सर्वधर्म संभाव की सोच को जैसे कुछ लोग भूलते ही जा रहे हैं। अजमेर दरगाह की चिश्ती के बयान के बाद विरोध बढ़ा तो अब अजमेर दरगाह ने भी मुखर तौर पर ऐसे बयानों के विरोध में अपना स्टैंड क्लियर किया है। दरगाह कमेटी के अध्यक्ष शाहिद हुसैन रिजवी ने जी मीडिया से खास बातचीत की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गंगा जमुनी तहजीब का बना रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए आज हमारा पोल क्वेश्चन इसी स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है। क्या अजमेर दरगाह की पहल के बाद सर तन से जुदा की जो सोच है वो थम जाएगी, रुक जाएगी? ये सवाल आज आपके लिए एक बार फिर से दोहराते हुए, अजमेर दरगाह की पहल के बाद सर तन से जुदा की सोच रुकेगी क्या? आपका जवाब क्या है, हाँ या ना? आपका जवाब जो भी हो znews.com/वोट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। आपकी राय हम अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान लगातार शेयर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं क्योंकि आज ये बहस बहुत ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि आपने बीते दिनों में लगातार देखा है किस तरह से सरतन से जुदा के नाम पर कभी धमकियां दी गई हैं और कभी निर्मम तरीके से हत्या की गई है। तो कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप ये रिपोर्ट देखिए। करेंगे, ये पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। कुछ लोग जो अपने नाम के आगे चिश्ती लगाते हैं, उनके द्वारा भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है। हम इस बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं और प्रशासन उसका पूरा संज्ञान लेगा। कि सूफ़ी जो दरगाह का मैसेज है, जो ख्वाजा गरीब नवाज़ का मैसेज ये है कि सबके साथ प्यार, लिव एंड लेट लिव, सौहार्दपूर्ण माहौल रहे, आपस में भाईचारा रहे, गंगा जमुनी तहजीब बरकरार रहे। ये सर्वसम्मति से तय पाया गया है कि कोई भी आदमी किसी भी तरह का बयान नहीं देगा जिससे किसी की भावना आहत हो या भारत के कानून के खिलाफ कोई बात हो। तो बहस की हम शुरुआत करें उससे पहले अजमेर दरगाह कमेटी के अध्यक्ष की बड़ी बातें जल्दी से आपको बता देते हैं। क्या कहा उन्होंने और आपने सुना भी। उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग जो अपने नाम के आगे चिश्ती लगाते हैं उनके द्वारा भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है, इसका वो विरोध करते हैं और प्रशासन उनका पूरा संज्ञान लेगा। चिश्ती चौकड़ी आप भूले नहीं होंगे, सलमान चिश्ती की बात वो कर रहे हैं, गौहर चिश्ती की, सरवर चिश्ती की और उनके बेटे आदिल चिश्ती की। इतना ही नहीं, शाहिद हुसैन रिजवी ने बताया कि ये तय किया गया है कि अजमेर दरगाह से जुड़ा कोई भी व्यक्ति इस तरह का बयान नहीं देगा जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे या वो भारत के कानून के खिलाफ हो। और इसीलिए आज तो ताल ठोक के जो बड़ा सवाल है वो यही है कि कट्टरपंथ को दरगाह से नो डिस्काउंट है। नफरती चिश्ती पर एक्शन के बाद क्या अब ये टेंशन मिट जाएगी? जिस तरह से ये स्टेटमेंट भी आया है, अलगाव पर अजमेर शरीफ से ही कंट्रोल होगा क्या? ख्वाजा की परंपरा को क्या खादिमों से ही खतरा हो गया है? कमाई घटी है तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं इसलिए ये सब बातें की जा रही हैं? ये सवाल जो आज हम ताल ठोक के पूछेंगे। और बड़ी बात ये भी हो जाती है कि नफरत को नफरत से हराया नहीं जा सकता। ऐसे में अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी के अध्यक्ष शाहिद हुसैन रिजवी का ये बयान बहुत ज्यादा अहम है। इसमें भाईचारे का संदेश है। एक बार फिर से सुनिए वो कह क्या रहे हैं। ये जो घटनाएं हुई हैं रिसेंट टाइम में, जिसकी तरफ आप इंडिकेट कर रहे हो, इसके लिए दरगाह कमेटी ने इमीडिएटली दरगाह एक्ट के अंतर्गत रहते हुए उसको कंडेम भी किया है, उसकी पुरजोर मजम्मत भी करी है। और लॉ ऑफ द लैंड, हिंदुस्तान का कानून और लॉ के हिसाब से उनके खिलाफ एक्शन हो जिन्होंने ये कृत्य किया है, ऐसा हमने पहले दिन ही इसको कह दिया था। कुछ लोग जो अपने नाम के आगे चिश्ती लगाते हैं उनके द्वारा भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है। हम इस बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं और प्रशासन उसका पूरा संज्ञान लेगा। हमने तो हर उस शख्स के खिलाफ एक्शन लेने की बात करी जो
भारत के लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ता है और किसी की भावनाओं को आहत करता है। हम इस बात की, क्योंकि सूफ़ी जो दरगाह का मैसेज है, जो ख्वाजा गरीब नवाज़ का मैसेज ये है कि सबके साथ प्यार, लिव एंड लेट लिव, सौहार्दपूर्ण माहौल रहे, आपस में भाईचारा रहे, गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहे, ये मैसेज देने की कोशिश करी हमने। तो इन जनरल किसी के भी लिए कि आगे और पीछे किसी ने बयान दिया है, वो लॉ ऑफ द लैंड विल टेक इट्स कोर्स। तो लॉ ऑफ द लैंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। आरएसएस सपोर्टर अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ हैं, आपको स्वामी दीपांकर दिखाई दे रहे हैं, धर्मगुरु हैं, मुफ्ती वजाहत कासमी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, जुबैर मेनन आपको दिखाई दे रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और हमारे साथ कलीमुल हफीज़ हैं, AIM का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। यहाँ पर पहला सवाल तो कलीमुल हफीज़ मैं आप ही से लूंगी। आपने सुना क्या कहा गया सैयद शाहिद हुसैन रिजवी द्वारा, अजमेर दरगाह के जो प्रमुख हैं? अब थम जाएगी ये सर तन से जुदा को लेकर जो एक बड़ी डिबेट और एक सोच के खिलाफ जो लड़ाई है, उसे मजबूती मिलेगी? यकीनन ये दरगाह की तरफ से बयान, इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए, चूंकि सूफिज्म मोहब्बत का पैगाम देता है, जोड़ने का पैगाम देता है। तो आज उन लोगों ने आगे आकर और ऑफिशियल अपना रुख साफ किया और ये कहा कि एक तो हम बयान भी नहीं देंगे, और दूसरा जो सरतन से जुदा या जो भी कोई भड़काऊ या नफरत वाली चीज़ आएगी उसका हम मजम्मत करेंगे, उसकी मुखालफत करेंगे। इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा कंट्री में, और जो लोग भी इस तरह की अगर कहीं से भी उनको गलतफहमी थी या वो कहीं से इंस्पायर हो रहे थे तो उनमें ज़रूर असर पड़ेगा। और चूँकि उससे पहले भी हिंदुस्तान की तमाम मुसलमानों की तंजीमें, चाहे वो समाजी थी, मजहबी थी या सियासी थी, उन सब ने इस नफरती अंदाज की गुफ्तगू को मना किया था, उसकी मुखालफत की थी और हर तशद्दुद की क्या उन्होंने खिलाफ वर्जी की थी। लेकिन फिर भी ये डिबेट चल रही थी। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो बयान है दरगाह का, इससे यहाँ फुल स्टॉप लगेगा। बात की है सर, राजनीति ने उस अंदाज में बात नहीं की जिस अंदाज में रिजवी साहब ने बात की है सर। उन्होंने सीधे तौर पर उन लोगों को आड़े हाथों लिया जो इस सोच के पनाहगार रहे हैं। उन्होंने सीधा टारगेट किया, उन्होंने नाम लेने में भी पीछे नहीं हटे। वो राजनीति तो इससे गुरेज करती रही ना, राजनीति तो अपना फायदा ढूंढ रही थी, नाम लेने से तो वोट खिसकने का डर लग रहा था राजनीति को। नहीं, देखिए ये मामला चूंकि अजमेर दरगाह से काफ़ी हद तक जुड़ गया था, चूंकि 2-3 लोग उसमें ऐसे शामिल हो गए थे जो इस तरह की बातें कर रहे थे, तो इसलिए वहाँ की तरफ से वजाहत आ जाना इससे बहुत फ़ायदा होगा। ख़ासतौर से जो ये नफ़रत का माहौल है उसमें कमी आएगी, और राजनीतिक जो भी पार्टियाँ होती हैं वो यकीनन अपने हिसाब से बोलती हैं, लेकिन जो सरकार में है वो अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करती हुई किसी और पर इल्ज़ाम डालती हैं। जो सरकार में नहीं है वो जाहिर बात है सरकार को जिम्मेदार ठहराती हैं। तो इसलिए राजनीतिक लोगों के बयान में तो फर्क आपको मिलेगा, लेकिन जो सूफीज्म से हमें उम्मीद थी आज उन्होंने वैसे ही बयान दिया है। मैं समझता हूं इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक है कलीमुल हफीज, आज एक बात आपकी अच्छी लगी, आपने ईमानदारी से मान लिया कि जो सरकार में है वो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, दूसरों को एक्यूज करते हैं। जो सरकार में नहीं है यानी आप जैसे सियासी दल, वो भी अपनी राजनीतिक रोटियां इस तरह के इंसिडेंट्स पर सेकते हैं। इस ईमानदारी के लिए मैं आपकी बिल्कुल तारीफ करूंगी। अवनिजेश अवस्थी, यहाँ पर इन्होंने कहा जो सरकार में है वो तो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, लेकिन जो बात यहाँ पर सैयद शाहिद हुसैन रिजवी द्वारा कही गई है उसके बाद आपको लगता है अभी जो जिस नफरत के माहौल की बात कलीमुल हफीज कह रहे थे उस पर अब लगाम लगेगी? ये जो सरतन से जुदा के नारे सुनाई दे रहे थे अब ये थम जाएंगे, इन पर पूर्ण विराम लग जाएगा? अदिति जी, ये मजम्मत, निंदा, भर्त्सना, गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा, ये शब्द सुनते सुनते ना अब कान पक गए। अभी आज की खबर है कि उदयपुर में और 2 लोगों को दी गई है धमकी उसी तरीके से कि वही हाल होगा तेरा जो कन्हैया लाल का हुआ था। ये लेटेस्ट खबर है ना, आज की खबर है जो मैं चैनल्स पे देख रहा हूँ। पता नहीं, मैं चैनल्स की खबर के आधार पे बता रहा हूँ, मेरे पास कोई व्यक्तिगत सूचना नहीं है। सरकार तो वहाँ राजस्थान में कांग्रेस की है और वो कहते हैं कि मोदी जी एक संदेश दें, गृह मंत्री अमित शाह संदेश दें। अरे भैया, आपके वश का नहीं है। लगातार राजस्थान में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, मतलूब अहमद अब तक नहीं पकड़ा गया, करौली हुआ, भरतपुर हुआ, भीलवाड़ा हुआ, जोधपुर हुआ, उदयपुर हुआ, कितनी अजमेर हुआ। आप ये बताइए कि किसकी है?
यहाँ पर बैठ करके हम कर लेते हैं और वास्तविक यथार्थ में ज़मीन पर क्या सच्चाई क्या है। ये सारे शब्द अपने अर्थ खो चुके हैं। वहाँ पटना में 2047 का मॉड्यूल पकड़ा गया। बोलिए ना कुछ कलीमुल से। ये अब भारतवर्ष का, मैं अदिति जी आपके माध्यम से जी न्यूज़ के दर्शकों हम तो उम्मीद ये कर रहे हैं जो जिस तरीके से दरगाह से बयान आया है गंभीरता को समझे। जो लोग कहते हैं ना, अरे सुन लीजिए कलीमुल साहब, आप भी थक गए होंगे नफरत फैलाते। अब सुन तो लीजिए ना सर, आपने मुझसे कहा इसलिए मैं बोला हूं। कलीमुल साहब सुन लीजिए ना। सर आप मुझे बोलने दीजिए ना, आपने कहा मैं बोल रहा हूं। सुन तो लीजिए ना, इसका मतलब इतना आप तत्काल बोलना शुरू कर दें। आज तो कम से कम ये कहिए कि इस बयान का हम स्वागत करते हैं। अरे आप भी तो थक गए होंगे। आदित्य जी ये कितने दिन से नफरत फैला रहे हैं, ये नहीं थकते। इनसे कहिए कि आज इस बयान का स्वागत करें और कहें कि देश में किसी तरह की नफरत कोई नया शब्द आए, नहीं होगी। नफरत कैसे नहीं, नफरत तब नहीं फैलाई जाती, एक से रुकिएगा। नफरत तब नहीं फैलाई जाती जब बाकायदा एक धर्म विशेष को लेकर ट्वीट किए जाते हैं। पढ़कर सुनाऊं क्या? पढ़कर सुनाऊं आपको? अपने नेता क्या आपने देखा है? अपने नेता के स्टेटमेंट, ट्वीट्स देखे हैं? सिर्फ एक धर्म विशेष की बात करते हैं, तब नफरत भरी राजनीति नहीं होती। वो मुसलमानों अपना नेता चुन लो तब वो धर्म आधारित राजनीति नहीं होती। धर्म के आधार पर जो राजनीति होती है और उसमें बाकायदा विक्टिम नैरेटिव किया जाता है, तब वो धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होती है आपके हिसाब से। नफरत की बात कर रहे हैं जब ये बार बार एक नैरेटिव सेट करने की जाती है, कि कोशिश की जाती है कि एक धर्म विशेष जो है उसको टारगेट किया जा रहा है, तब बहुत अमन चैन बढ़ता है, उससे बहुत अमन चैन फैलता है। अब आप सुन लीजिए। और अवनिजेश अवस्थी जी, आपसे मेरा सवाल ये है सर, आपसे मेरा सवाल ये, आपने बहुत सारी बातें कही। कलीमुल हफीज साहब आप अपनी बारे में बोलिएगा सर। मैंने शुरुआत में ही आपको काफी वक्त दिया है सर, मैंने आपको शुरुआत में काफी वक्त दे दिया। प्लीज अब दूसरे गेस्ट को इंटरप्ट मत कीजिएगा। अवनिजेश अवस्थी, आपने बहुत सारी बातें कही। मैं आपसे फिर मेरा आपसे फॉलोअप क्वेश्चन ये है, तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या समाधान है? आप मुझे समाधान बताइए। नफरत को नफरत से मारेंगे? क्या करेंगे? मैं नफरत की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। मैंने तो नफरत की बात नहीं की। मैंने कहा वो हकीकत जो है, जो एक समुदाय भारतवर्ष में जिस योजना के तहत काम कर रहा है, उसको पहचानने की, स्वीकारने की, उसको नेस्तनाबूद करने की जरूरत है। भारत के खिलाफ अगर कोई कर रहा है और उसके खिलाफ बोलते हैं हम, तो नफरत हो गई वो। और ये मैं बता दूं साफ कि इसमें भारतवर्ष के 90%, 95%, 99% मुसलमान शामिल नहीं हैं। इस पूरी आपराधिक गतिविधियों में वो शामिल नहीं है। ये लोग जो हैं, जो विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं, वो तो हो जाते हैं बहुत अमीर। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि इलेक्शन कमीशन ये पूछता क्यों नहीं कि पिछले चुनाव में इतनी संपत्ति थी, इस चुनाव में इतनी हो गई, कैसे होगी, कहाँ से हो गई, क्या है आपका आय का स्रोत क्या है, ये पूछता नहीं है। वो तो बेचारा मुसलमान तो वहीं का वहीं पंचर लगा रहा है, बढ़ई का काम कर रहा है, जुलाई का काम कर रहा है। उसकी जिंदगी में क्या हुआ? उन छोटे मोटे बहुत ही गरीब लोगों को फुसला करके, बहला करके, उनको रेडिकलाइज करके, भारत के खिलाफ बोल करके। अरे भैया फिर क्यों बीच में बोलते हो? ये बात मैं अंतिम बात बोल दूं, 10 सेकंड अदिति जी, दरगाह की तरफ से आज मैं आपको ये बता रही हूँ, जो गेस्ट दूसरे गेस्ट को इंटरप्ट करेगा, बात पूरी नहीं होने देगा, ऑडियोज डाउन करा दूंगी मैं। प्लीज मजबूर नहीं कीजिएगा। हाँ, दरगाह की तरफ से यह बयान सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि वहां पर आने वाले लोगों की और आय जो थी वो उसमें एक साइजेबल, मैं 90% और 50% और 80% नहीं कहूँगा, मेरे पास कोई आंकड़े नहीं है, लेकिन दरगाह अजमेर की दरगाह शरीफ में वहाँ पर बड़ी साफ सी बात है, बहुत कम हुई है और होनी चाहिए, इसलिए ये बयान आया है, ये वास्तव है। जुबैर मेनन आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, पहले उनका काउंटर ले लीजिए। जुबैर मेनन। बिल्कुल मैं काउंटर करूंगा, पर उसके पहले जो दरगाह शरीफ से जिम्मेदारों ने जो स्टेटमेंट दिया है उसका सभी भारतीय वेलकम करते हैं और बहुत ही अच्छा और अमन का स्टेटमेंट दिया था। मैं अवस्थी साहब को काउंटर करने के बजाय उल्टे उन्होंने जो एक पॉइंट कही कि अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से अपील करी कि उन्होंने एक स्टेटमेंट देना चाहिए, मैं अवस्थी साहब से बिल्कुल राय इत्तेफाक रखता हूँ कि ये बिल्कुल गहलोत साहब की गलत नीति है कि मोदी साहब से उम्मीद करे या अमित शाह साहब से उम्मीद करे कोई स्टेटमेंट की।
जिस मोदी और अमित शाह के अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, जो एक नुपुर शर्मा को आज तक हिरासत में नहीं ले पाई, उससे आप स्टेटमेंट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? खैर, अब बातें अच्छी होने लगी है। अजमेर दरगाह की तरफ से बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया है और एक मुसलमानों की तरफ से नीति क्लियर कर दी गई है। हमने देखा किस तरीके से उदयपुर में एक भाजपा के कार्यकर्ता ने किस तरीके से एक भ्रूण हत्या कर दी थी। उसकी नफरत के खिलाफ आज मुसलमान और दरगाह ट्रस्ट उनके खिलाफ खड़ा है और हम अमन चैन सुकून के साथ रहने की अपील करते हैं। काउंटर ले लीजिए, काउंटर दे रहे हैं आपको अवनीश अवस्थी। अदिति जी, ये मेमन साहब जो बोल रहे थे, मैं उनसे सिर्फ एक कहता हूं, आपको सिर्फ एक नुपुर शर्मा याद है भगवान शिव के बारे में, शिवलिंग के बारे में, माँ काली के बारे में जिन्होंने इतनी घटिया बात की, उनका नाम क्यों नहीं लेते आप? सब गिरफ्तार होंगे कि नहीं होंगे? सिर्फ एक गिरफ्तार क्यों होगा? उस कितनों के खिलाफ FIR है? शॉर्ट जवाब है। सिर्फ एक धर्म का अपमान करना आपका हक बनता है क्या? आपका हक बनता है ये? आप नहीं, सबका नाम लीजिए ना, आप सबका नाम लीजिए, आप लीजिए सबका नाम और सुन लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर मतलूब अहमद क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? वो मोदी जी गिरफ्तार करेंगे आकर के? सर, आपने फिर पॉइंट सुना ही नहीं। नुपुर शर्मा दिल्ली में है और दिल्ली अमित शाह के अंडर में है। उसको अमित शाह और मोदी को ही गिरफ्तार करना है। भैया बाकी सब अमित शाह के अंडर में है भैया दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस की नाकामी है। दिल्ली पुलिस ने हत्या करने वाले पकड़े गए। आपने नाम हत्या करने वाले पकड़े गए। नुपुर शर्मा आजाद है। जितने लोगों के खिलाफ क्या छुपाना? एक गलत को दूसरे गलत से आप कंपेयर करोगे तो गलत सही हो जाएगा। जो गलत है वो गलत रहेगा। नुपुर शर्मा आजाद है। अब आगे पुलिस अब जब दोनों गलत है तो दोनों का नाम लीजिए। दोनों गलत है तो दोनों का नाम लीजिए, समझे? दूसरे गलत का नाम लेने से दोनों गलत है तो दोनों का नाम लीजिए। बाकी कितने लोगों के नाम है उस FIR में? किसके नाम है? उवैसी साहब का नाम है, सबा नकवी, शादाब चौहान, किस के नाम है? उन सबको गिरफ्तार करिए। जिसने शिवलिंग पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है उन सबको गिरफ्तार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए। बिल्कुल होना चाहिए, पर जिसको गिरफ्तार होना चाहिए कहता है, जिसको नाम लो, कहता है, नाम लो, नाम सिर्फ एक क्यों? नाम सिर्फ एक क्यों? अरे नाम सिर्फ एक क्यों? जवाब सुन लीजिए, सुन लीजिए, 10 सेकंड दीजिए, आपको बताता हूँ। वो नाम इसलिए क्योंकि वो नाम सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। उस नाम को जवाब एक सेकंड मामला क्या था? सुप्रीम कोर्ट में एक सेकंड FIR मेरी एक जगह कर दो। अवनीश अवस्थी, एक सेकंड रुक जाइए। वैसे इतना हंसने की कोई बात नहीं है इसमें, जितनी हंसी कलीमुल हफीज और जुबैर मेनन आपको आ रही है ना, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। जब अमन चैन होगा तो आप फायर कवर दे रही हैं अपनी चीज को, लेकिन आप एक बात बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने फायर कवर दे रही है मैडम, कोई बात नहीं, आपको बहुत टाइम दे दिया। जो भी गेस्ट इंटरप्ट करे दूसरे गेस्ट को, ऑडियो डाउन फॉरन। ये मैं पहले इनको बता चुकी हूँ, जो भी इस गाइडलाइन को फ्लाउट करे उसका ऑडियो डाउन। लेकिन जुबैर मेनन, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा ये जो बातें आप कह रहे हैं। मैम, सर ने मुझे सवाल किया, काउंटर किया आपके ही कहने पे कि सिर्फ नुपुर शर्मा का नाम क्यों लिया जा रहा है। अभी आपको और वो सर को जो विश्लेषक है अवस्थी जी, उनको नुपुर शर्मा को डिफेंड करना है, करते रहिए। मुझे किसी को डिफेंड नहीं करना है, डिफेंड करने के लिए तो आप आए हैं सर, डिफेंड करने के लिए तो आप आए हैं। लेकिन अगर आप तथ्यों को घुमाकर पेश करेंगे और ट्विस्ट करके पेश करेंगे तो एज अ मॉडरेटर मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। मुझे पता है ये विक्टिम नैरेटिव ऐसा दिमाग पर इस तरह का अटैक करता है कि जब भी सवाल पूछने लगे, जब भी सवाल पूछा जाए तो ये लगता है सामने वाला हमें टारगेट ही कर रहा है, क्योंकि वो विक्टिम नैरेटिव इतना डीप रूटेड सेट हो चुका होता है। तो मैं आपकी परेशानी और मजबूरी दोनों समझ रही हूँ। मैं आपकी दिक्कत और परेशानी, मजबूरी सब मुझे समझ में आ रही है। लेकिन हाँ, आप अगर कोर्ट के ऑर्डर और कोर्ट की टिप्पणी यानी ऑब्जर्वेशन का फर्क नहीं समझ सकते सर, तो बहुत दिक्कत है, फिर बहुत दिक्कत है। और आपको यह भी पता होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया तो दिल्ली पुलिस का जिक्र किया था। यस, दिल्ली पुलिस कम्स अंडर होम मिनिस्टर, पर प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं जिसको चाहेंगे उसको जाके गिरफ्तार करवा देंगे, प्रधानमंत्री की मर्जी से चलेगी पुलिस। पुलिस की अपनी एक प्रक्रिया होती है, इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। नियम कायदे आप समझते नहीं, दिक्कत यही हो जाती है। जब विक्टिम नैरेटिव बहुत ज्यादा हावी हो जाता है तो यही हाल होता है जो इस समय जुबैर मेनन का हो गया। जो जुबैर मेनन का इस वक्त हाल हो गया है, सोच रहे हैं कि पुलिस भी अब जो प्रधानमंत्री कहेगी, प्रधानमंत्री सेट करेंगे प्रक्रिया पुलिस की। प्रधानमंत्री ऑफिस में सेट होती है पुलिस किस तरह से काम करेगी, ये इनके हिसाब से जुबैर मेनन की सोच है। कोई बात नहीं। मुफ्ती वजाद कासमी, दो बातें तो साबित हुई जुबैर मेनन के रिस्पॉन्स से। जिन्हें प्रक्रिया नहीं मालूम,
जिन्हें प्रोसेस नहीं मालूम, जो ऑब्जर्वेशंस और ऑर्डर्स का फर्क नहीं समझते और सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल सिलेक्टिवली करते हैं। अब इनसे पूछ लूंगी ना राम मंदिर को लेकर, ये जो इतना हंस रहे हैं जुबैर मेनन, सारी हंसी उड़ जाएगी। सही कहा था ना सुप्रीम कोर्ट ने, तब सब हंसी उड़ जाएगी। वैसे कॉमेडी शो नहीं चल रहा है सर ये, नहीं कॉमेडी शो नहीं चल रहा है ये, इट्स अ सीरियस डिस्कशन। नहीं आपकी किसी समझ आ रही है, आपकी किसी समझ में आ रही है। कौन सा गम छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, इतना जो मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है, क्या तकलीफ है? नेक्स्ट टाइम बताइएगा। मुफ्ती वजाद कासमी, इनको तो तकलीफ है सर। मुफ्ती वजाद कासमी, मुफ्ती वजाद कासमी, जुबैर मेनन, वेट फॉर योर टर्न नाउ। अब आसे लीजिए जितना हंसना है। मुफ्ती वजाद कासमी जी, देखिए, हंसने का, आदिति और रोने का, ये सब जो है इनका भी अपना एक मकाम है। ये वक्त पर ही अच्छे लगते हैं। सरतन से जुदा पर बहुत सीरियस बहस चल रही है और वहाँ के खादिम कमेटी के अध्यक्ष का बयान मैंने आपके चैनल के माध्यम से सुना है। मैं बिल्कुल उस बयान से संतुष्ट नहीं हूँ और इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ कि मुझे थोड़ा सा लॉजिकली इसमें बात करनी है कि अजमेर की जो कमेटी है वो दो चीज़ों पर आधारित है। एक तो अजमेर की दरगाह सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आती है, सेंट्रल वक्फ की कमेटी बनती है जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनाती है सेंट्रल से, उसको सेंट्रल सरकार देखती है और उसमें एक IAS रैंक का ऑफिसर जो है वो CEO भी होता है। और एक वो खादिमों की अपनी निजी कमेटी है, प्राइवेट कमेटी है। और मुझे जहां तक अंदाजा है, चूंकि मेरा अजमेर शरीफ बहुत आना जाना है, दोनों कमेटियों का बहुत सारी चीजों को लेकर के तालमेल नहीं बैठता है। और वो कमेटी जो सेंट्रल सरकार बनाती है तो वो सेंट्रल सरकार में दरगाह एक्ट बना हुआ है, उसके तहत काम करती है। मेरा सवाल ये है कि अच्छी बात उन्होंने लेकिन कही है, शाहिद भाई ने एक अच्छी पहल तो की है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जितने ये चिश्ती अब तक गिरफ्तार हुए हैं, जिन पर कार्रवाइयां हो रही हैं, क्या इनको हमेशा के लिए दरगाह की खादिम कमेटी से निकाला जाएगा? और वहां खादिम होने का आदित्य एक मतलब होता है, यानी वहां पर जो चढ़ावा साल में 150-200 करोड़ रुपए का आता है, उसमें से इन सब के बंटवारे होते हैं और जो उसी बंटवारे पर ये छाती चौड़ी करके बोल रहे होते हैं। और ख्वाजा साहब की अकीदत की, मोहब्बत की, सम्मान की जो परंपरा है, देखो वहां के खुद्दाम से मेरे भी ताल्लुकात हैं, एक नंबर के अच्छे, शरीफ, राष्ट्रवादी और देशभक्त लोग हैं। और माननीय मोदी जी ने जब सूफी कॉन्फ्रेंस कराई थी, जब पहला टर्म था माननीय मोदी जी का, पूरी दुनिया के सूफी उसमें आए थे, तो दरगाह के भी उसमें लोग थे। तो ये कुछ लोग आए हैं निकल करके, इनकी सोच। तो मेरा सवाल ये भी रहेगा, और बल्कि मैं इस पर रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेटी से कि जो दरगाह का बंटवारा, ये दरगाह में इंटरफेयर, सारी चीजें उनकी खत्म की जाए, ताकि आने वाला आदमी, ये दूसरे खादिम उससे सबक ले सके कि बाइकॉट हुआ है तो ऐसा हुआ है। सोशल बाइकॉट की बात आप कर रहे हैं, इनका नहीं हो रहा है। सोशल बाइकॉट की बात आप कर रहे हैं, ये सवाल हमने बीते दिनों में उठाया भी है। जी बिल्कुल जी, आप सोशल बॉयकॉट की बात कर रहे हैं। जल्दी से डॉक्टर अजीज खान। नहीं, 1 सेकंड मुझे और 30 सेकंड मुझे और दे दीजिए आदिति, मैं सुन रहा हूं बहुत देर से, प्लीज 30 सेकंड और दे। दूसरे एक बीच में बात प्रधानमंत्री जी की आई थी कि माननीय गहलोत साहब के हवाले से, ये कम से कम इतना, ये मेरे जितने भी पैनलिस्ट भाई ये समझदार है, इतना तो समझ गए होंगे कि गहलोत साहब भी कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि राजस्थान के CM तो वो हैं, लेकिन जनता आज भी मोदी जी की बात सुनने का इंतजार कर रही है। बाकी फिर भी मैं गहलोत साहब को एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी गहलोत साहब की है, ना कि मोदी जी की है। राजस्थान की पुलिस को संभालना और कानून को फॉलो करना, ये सब गहलोत साहब को देखना है। नहीं पता इसलिए वो हंस रहे हैं, इसलिए उनको जो है, हाँ बिल्कुल वो हंस रहे हैं इसी तरह, और हंस भी इस तरह रहे कि लोग उनको देख रहे, करोड़ों लोग, कि इस तरह हंसना नहीं चाहिए। अवस्थी साहब के साथ सपोर्ट किया कि गहलोत साहब गलत है। ब्रिजेश अवस्थी मैं आपको मंच दूंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से डॉक्टर अजीज खान। जी अदिति जी, देखिए आपके साथ डिबेट करते हुए मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले, 2 टेस्ट और हैं, उसके बाद मैं आपको मंच दूंगी, प्लीज। जी डॉक्टर अजीज खान, मेरा नाम लिया, आपसे डिबेट करते हुए 2-3 दिन पहले हमने लगातार ये दरखास्त किया था और हमने कहा था कि सभी धर्मों के धर्मगुरु वो सामने आए और स्टेटमेंट जारी करें। और कासमी साहब को मैंने कहा था कि हमारी तरफ से, हम लोगों की तरफ से ये अगुवाई करें। अब देखिए, दरगाह की तरफ से शाहिद हुसैन साहब वो निकल करके आए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, बहुत बेहतरीन, उनका खैर मकदम होना चाहिए। लेकिन कासमी साहब आप देखिए, उसमें इनको वो कहीं ना कहीं पानी डालने की जरूरत थी। ये साहब
कहीं ना कहीं उसमें घी डाल रहे हैं, ये सब राजनीति ढूंढ रहे हैं। देखिए आप जो है आप मुफ्ती हैं, आपका एक बड़ा ओहदा है, आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि आज वक्त है जो कि हालात देश के चल रहे हैं, बहुत नफरत का माहौल पैदा हो चुका है, और ऐसे वक्त में हिंदू और मुसलमान भाई दोनों मुत्तहिद हों, कौमी एकता का संदेश जाए, और खासतौर से अजमेर शरीफ की बात जो है, वहां पर जो सूफीज्म का एक डंका बजता है ख्वाजा गरीब नवाज का, हालात वहां के ये है कि वहां 90% जो है वो हिंदू भाई वहां जाता है, जो विश्वास रखता है, यकीन करता है, 10% खाली मुसलमान जाता है, इस बात को आप जानते हैं। तो लोगों का जो यकीन है वो और बढ़े, वहां से जिस तरीके से ये आज स्टेटमेंट निकल करके आया है, ये वाकई में काबिल तारीफ है। लेकिन मैं चाहूंगा कि चाहे इसमें धर्मगुरु हो, सुनिए मेरी बात, धर्मगुरु हो या जो भी लोग हो, इस पे किसी तरीके की कोई राजनीति ना करें, क्योंकि देश बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, वह नफरत का माहौल पैदा हो चुका है, आग लगा हुआ है पूरी तरह से देश में, और ऐसी स्थिति में सभी धर्मगुरुओं की जरूरत है और उनके वो सामने निकल करके आए, और वो ये नफरत का माहौल किसने पैदा किया है डॉक्टर? अरे मुफ्ती साहब, ये तरीका नहीं ना, आप जब बात कर रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, आप बोलिए, आप समझदार आदमी है, ऐसे नहीं तरीका है, आप बाद में बात रखिए, रुक के बात करिए, एक बात समझिए। दूसरी बात, और मैं चाहूंगा कि जितने भी बीजेपी के फ्रंटल संगठन हैं उनके भी अगुवा निकल करके आए और अमन और चैन की बात करें। हम समाजवादी पार्टी की तरफ से हम आह्वान करते हैं, और हमारा नारा हमेशा रहा है कौमी इत्तेहाद का, हम चाहते हैं इस मुल्क में शांति हो, अमन हो, भाईचारा हो, ये होना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क की खूबसूरती है, संविधान ने हमें हक दिया है, अगर कोई शख्स किसी तरीके का गलत काम करता है संविधान उसको सजा देगा, हम उसमें ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से वहां का स्टेटमेंट आया है, यकीन मानिए डॉक्टर अजीज खान, आपने बहुत देर, सर सुनिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने की हैं, आपने नफरत के माहौल की बात की, वो नफरत का माहौल कौन बना रहा है? जो आपसे थोड़ी देर पहले मुफ्ती वजाद कासमी ने पूछा, उस पर भी 2 शब्द कहिए सर। मैंने वही तो बताया। क्या बताया? मुफ्ती साहब कह रहे साहब वो राजस्थान की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, अरे भाई कोई भी सरकार हो तो कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? और धर्मगुरुओं को अपनी जगह काम करना है, कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? अमन और चैन की बात करनी है। आप तथ्यों की बात कीजिए ना सर, और तार्किक तौर पर बात कीजिए। कानून व्यवस्था के धर्मगुरुओं की जिम्मेदारी है, वो सामाजिक जिम्मेदारी है। आप ये बताइए, कानून व्यवस्था मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी है? कानून व्यवस्था क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? अच्छा, क्या और दूसरे प्रदेशों तो में राजस्थान में कानून व्यवस्था मेंटेन करना आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी की सरकार की जिम्मेदारी है? आप ये कह रहे हैं आज इस मंच पर, ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखिए, नहीं, आप बात समझना नहीं। नहीं, आप ये समझा दीजिए, आज क्या कह रहे हैं? राजस्थान में कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? नरेंद्र मोदी की सरकार की या गहलोत सरकार की? सीधे तौर पर बात कीजिए मुझसे। मैंने आपसे कहा इसमें गहलोत सरकार की भी जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, जो लॉ एंड ऑर्डर। नहीं, अब आप डिप्लोमेटिक हो गए। पहले कहा कि नहीं मोदी सरकार की जिम्मेदारी है, फिर पूछा तो नहीं मोदी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, अब दोनों की जिम्मेदारी है। आप ये बताइए, कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी डिफाइन की गई है उसके लिए? जो शासन सत्ता में बैठे हैं उन सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है इसमें, जो शासन सत्ता में बैठे हैं। डॉक्टर साहब, वो पब्लिक के प्रतिनिधि हैं, पब्लिक ने उनको चुना है, और पब्लिक इस उम्मीद के साथ पब्लिक ने चुना है कि शांति व्यवस्था इस मुल्क में होना चाहिए, अमन और चैन इस मुल्क में होना चाहिए, इसलिए सत्ता पर लोगों ने बैठाया है। सत्ता पर बैठाने का यह मतलब नहीं है कि आप पब्लिक का प्रोटेक्शन न कर सके, शांति व्यवस्था भंग रहे, इसलिए नहीं लोगों ने बैठाया। आप एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, अब ये बात आप एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगों का एक्सपीरियंस है आपके पास? बात मैं कह रहा हूं, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगों के एक्सपीरियंस से आपने ये बात कही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात वहां पर कही है आपने डॉक्टर अजीज खान। बहुत नहीं तो सर, क्यों मुजफ्फरनगर दंगा और समाजवादी पार्टी सर, सरकार किसकी सर, बात नहीं होगी क्या? अगर आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे सर, तो तथ्यों का आईना दिखाना तो किसी की जिम्मेदारी है ना सर। तो वही काम मैं वही सवाल आपसे कर रही हूँ। नहीं, मैं तो सभी को दिखा रही हूँ। मैं तो भी थोड़ी देर पहले, आपने सुना नहीं शायद, मैंने तो अपनी जयेश अवस्थी से भी कहा था कि नफरत को आप कैसे खत्म करेंगे। मैंने तो उनसे भी कहा था नफरत को आप कैसे खत्म करेंगे। अब आप बौखला गए हैं सर, आप बौखला गए हैं। स्वामी दीपांकर, कैसे खत्म होगी यहाँ पर सब नफरत का माहौल? अभी या तो डॉक्टर अजीज खान तो 4 कदम आगे चले, आग लगी हुई है देश में, इन्होंने तो आग ही लगा दी देश में, पता नहीं क्या आग लगने का इंतजार कर रहे हैं क्या? अदिति, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, चैन, सुकून, इन शब्दों को आपके शो में 7 मिनट बाद ही एक हास्यास्पद अवस्था ने धूल कर दिया।
कभी कभी हम लोग भी सोचते हैं निसंदेह देश में प्यार मोहब्बत होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, मगर किस उस पर हो, इसमें आपको अवनिजेश भाई के 2 शब्दों को जरूर समझना होगा। उन्होंने कुछ कहा कि बोले कि आप खुद स्ट्रगल कर कर, सैक्रिफाइस कर कर कैसे आप प्यार की बात कर सकते हैं, आप टूट करके कैसे खड़े होने की बात कर सकते हैं। आप रिंकू शर्मा के यहां जाइए ना, चंदन गुप्ता के यहां जाइए ना, आप ध्रुव त्यागी के यहां जाइए ना, आप डॉक्टर नारंग के यहां जाइए ना। हमारा मन नहीं चाहता कि प्यार हो, यकीन मानिए 1 करोड़ गुना चाहता है कि हो, और सबसे अधिक चाहता है कि हो, मगर कैसे? क्या महत्वपूर्ण अर्थ हो गया कि अर्थ का नीचे आना और आपका बयान आना? निसंदेह बयान काबिले तारीफ है, मगर बहुत देर हो जाती है कभी कभी हम लोगों को अपनी बात को अवाम तक पहुंचाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। हम लोग इतनी सीरियस डिबेट में जहां देश पर चर्चा कर रहे हैं, देश के माहौल पर चर्चा कर रहे हैं, वहां निसंदेह साथ में है हमारे आदरणीय, ये हंसी बेहतर नहीं थी, बिल्कुल बेहतर नहीं थी। इस 45 मिनट की डिबेट को आपने एक लाफ्टर शो में परिवर्तित कर दिया, जो कि किसी के लिए भी उचित नहीं है। मेरा मानना यही है कि निसंदेह पहल हो, मगर पहल ऑथेंटिक हो, पहल दिखे कि हो रही है। ये पहल मात्र पहल नहीं लगती, ये एक कदम चहल लगती है जो कुछ क्षण के बाद एक नई अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे झारखंड में हुआ कि अब आप अपनी प्रार्थना करेंगे, आप अपना लॉ चलाएंगे। सर, देश तो संविधान से ना चलेगा, तो हम किस जगह खड़े हैं हमें यह जरूर सोचना चाहिए। और जब हम ये सोचकर वार्ता करते हैं तो शायद हम कॉन्क्रीट वार्ता कर पाएंगे, ठोस वार्ता कर पाएंगे, वरना हम वार्ता को मात्र वार्ता में उड़ा देंगे, मात्र संवाद को विवाद में उड़ा देंगे, जो कि हम लोग कर रहे हैं। और एक बात अदिति जी और बड़ी क्षमा के साथ कहना चाहूंगा, क्षमा प्रार्थना के साथ कहना चाहूंगा कि अधिकांश डिबेट, संवाद बिना किसी अर्थ के समाप्त हो जाता है, मगर जिस तरीके से खड़ी होकर के आप बोलना प्रारंभ करती हो, अपनी बात रखती हो, कम से कम हम लोगों को देखकर तसल्ली होती है कि कम से कम कोई तो बात है जो सत्यता पर प्रमाणित अपनी चर्चा और तथ्य और तर्क के साथ चल रही है। अभी आप जिनका तस्वीर दिखा रहे हैं, इन्होंने 33 करोड़ देवी देवता बोल करके क्या बात कही आप नहीं जानते? क्या अपने हृदय पर हाथ रखकर बताइए कि आप मात्र स्कॉलर या किसी अच्छी जगह के आप चुने हुए व्यक्ति लगते हैं, जिन पर आप लोग, हजारों लोग आस्था करते हैं, अपनी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। कहते हैं कि सर 33 करोड़ देवी देवता, क्या बात कर रहे हो सर मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। जिक्र ही नहीं आया। अदिति, क्या बात कर रहे हो आप? अदिति जी, एंकर साहिबा जरा उनको करेक्ट करिए। अदिति, देवी देवताओं की हमने टिप्पणी कर दी। अदिति जी थोड़ा करेक्ट करिए, मॉडरेट करना। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब यही दिक्कत है, आप खुद इतना ज्यादा गमगीन है कि आप इतना ज्यादा स्माइल करने पे फोकस कर रहे हैं कि आपने यही मिस कर दिया कि वो बात किसकी कर रहे थे। सर सुनिए मेरी बात, आप सुनिए पहले। आपने नहीं देखा ना सर, वो किसे कह रहे थे आपने नहीं देखा। अब यही दिक्कत है ना, यही दिक्कत है। अभी आप जरा इनको फुल स्क्रीन डालिए, किनकी बात कर रहे थे? आदिल चिश्ती को फुल स्क्रीन डालिए, जरा दिखाइए जुबैर मेनन को। मैं अब अपनी बात दिखा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी दीपांकर, आप बात पूरी कर लीजिए। इनकी तस्वीर चल रही थी, स्वामी दीपांकर इन पर टिप्पणी कर रहे थे। साहब ने बयान दिया कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं और 1000 साल की उम्र भी कम पड़ जाए इनकी इबादत करने में, तो मेरी हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है और उस व्यक्ति से, क्योंकि अ लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। 33 करोड़ नहीं होते, 33 कोटि होते हैं। 33 कोटि, और 33 कोटि का अर्थ 33 प्रकार भी होता है, जिसमें 12 आदित्य होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, 8 वसु होते हैं और 2 अश्वनी कुमार होते हैं। आपकी डिबेट में ज्यादा वक्त ना लेते हुए मात्र इतना कहूंगा कि अगर कोई भविष्य में चर्चा करे तो इस जी न्यूज की क्लिप को आप दिखाइएगा, मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर रहेगा। मगर इस प्रकार के माहौल को बनाना यह अनुचित है। मैं फिर कहूंगा, आप गलत समझ जाते हैं जुबैर बाबू, आपकी चर्चा नहीं हो रही थी, चर्चा उनकी हो रही थी, मगर बदस्तूर आपकी स्माइल, हंसी इस डिबेट को बहुत हल्का बना दिया दादा, बहुत हल्का बना दिया। जुबैर मेनन, एक मुस्कुराना ही इतना लोगों को खल गया है कि अब क्या कहे।
अमन, सुकून, चैन की शुरुआत ही मुस्कुराने से होती है। हाँ, आज मैं खुश हूँ कि दरगाह कमेटी की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल कही गई और हम उसको मुस्कुरा के समर्थन दे रहे हैं। इसमें किसी की आपत्ति होने का कोई सवाल ही नहीं आता है। जुबैर मेनन, किसी को मुस्कुराहट नहीं खलती। सुनिए जरा ध्यान से। अभी जैसे मुफ्ती वजाद कासमी ने भी कहा था, मुस्कुराने की, स्माइल की भी एक टाइमिंग होती है। कई बार वो मुस्कुराने का अंदाज खलता है। जिस बात पे आप मुस्कुराए वो खला पैनलिस्ट को। संजीदगी होना, सुनिए मेरी बात, संवेदनशीलता जिस व्यक्ति में ना हो ना, संवेदनशीलता जिस व्यक्ति में ना हो, उसे आत्ममंथन की जरूरत है सर। और सुनिए, आपका नाम मैंने, सुनिए सुनिए सुनिए, जुबैर खान बोल दिया था मेनन की जगह, तो आपको बुरा लग गया था। सुनिए, आप सोचिए जरा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, न्यायमूर्ति जब देख रहे होंगे और जिस अंदाज में आपने उनकी टिप्पणियों को यहां बयां करने की कोशिश की, उन पर क्या बीत रही होगी, वो क्या सोच रहे होंगे, वो शायद आपकी हंसी पर हंस रहे होंगे, वो शायद आपकी हंसी पर हंस रहे होंगे। कोई अगर हमारे वजह से मुस्कुरा दे तो उसमें भी हमको खुशी है। हाँ, ठीक है सर, लेकिन जब संजीदा मुद्दों पर बात करने के लिए आते हैं ना सर, तो थोड़ी सी संजीदगी भी समेट कर लानी चाहिए। सुनिए जुबैर मेनन, थोड़ा सा संजीदगी भी समेट कर लानी चाहिए। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। थोड़ी देर पहले नफरत का माहौल पूछ रहे थे, कह रहे अरे प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर कैसे एक्शन लेगा, दिल्ली पुलिस तो कोई एक्शन ले नहीं पाई। पहले तो समझ लीजिए, थोड़ा सा प्रक्रिया भी समझ लीजिए। राजस्थान में अशोक गहलोत की बात कर रहे थे ना, कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी होती है जुबैर मेनन? अशोक गहलोत कमजोर सीएम है, जिसके अंडर में, जिसके राज में उदयपुर में हत्याकांड हुआ और हत्यारों को पकड़ा गया। उससे ज्यादा कमजोर हमारा प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर है, जो आज तक नुपुर शर्मा को पकड़ के जेल में नहीं डाल पाया। हम दोनों को कमजोर कहते हैं और हम दरगाह कमेटी के इस स्टेटमेंट का समर्थन करते हैं। जुबैर मेनन, नहीं चाहिए। अशोक गहलोत ने जिन्हें पकड़ा है ना, जिस पुलिस ने पकड़ा, पहली बात तो पुलिस ने पकड़ा, ठीक है, जिन्हें पकड़ा गया वो खुद वीडियो डाल रहे थे सोशल मीडिया पर। सुन लीजिए मेरी बात, इसके लिए ये तंज के अंदाज में जो पीठ थपथपाने की आपने कोशिश की है ना, उसे फैक्चुअली दुरुस्त कर देती हूँ। हंस लीजिए, हंस लीजिए, पहले मन भर के हंस लीजिए, पहले मन भर के हंस लीजिए कि किन्हें पकड़ा है। वो भाग भी रहे थे क्या? भाग भी रहे थे या खुद ही अपने वीडियो पोस्ट कर रहे थे? खुद वीडियो पोस्ट कर रहे थे अपने, एक के बाद एक। अशोक गहलोत ने हत्यारों को जो पकड़ा है वो भाजपा के मेंबर है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपको भाजपा, आपके सारे सवाल भाजपा फिक्सेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है? हमारे सारे सवाल उनसे अच्छा, है, उनके बारे में क्या राय है? अच्छा ठीक है, अमन, चैन, सुकून लाने में नाकाम। अभी जो नाम गिनवा रहे थे, अभी जो स्वामी दीपांकर ने नाम गिनवाए थे, ध्रुव त्यागी का, रिंकू का, वो उनके हत्यारे किसके सपोर्टर थे? वो किसके मेंबर थे? वो कौन सी बीजेपी के मेंबर थे? जरा बता दीजिए मुझे। उसकी पुलिस रिपोर्ट जांच आप दे दीजिए, जो उसके मेंबर होंगे उसका विरोधी किया जाएगा। उनके हत्यारों की जानकारी नहीं आपने हासिल की सर? उनके समर्थन नहीं, उनके, अभी यही बात कही थी अपनी जयेश अवस्थी ने, अभी यही बात कही थी अपनी जयेश अवस्थी ने। एक तरफा बात करते हैं आप, एक तरफा बात करते हैं आप। हाँ, हमारे तरफ एक तरफा बात करते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स जो है ना आपके, इनको छोड़िए, इनको छोड़ दीजिए। अपनी जयेश अवस्थी, इनको नहीं पता है, कोई समर्थन नहीं, कोई बात नहीं। ध्रुव त्यागी, रिंकू, इतने नाम, 3 नाम गिनाए स्वामी दीपांकर ने, इनको नहीं पता। कह रहे वो तो जाके पुलिस कंप्लेंट में चेक कीजिए, पुलिस कंप्लेंट में चेक कीजिए। यही आधा अधूरा इनका ज्ञान है, वन साइडेड ज्ञान। ठीक है, अपनी जयेश अवस्थी, उसके बाद कलीमुल हफीज, ठीक है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चेक मत करिए, पुलिस कलीमुल हफीज का, उसके से पहले अपनी जयेश अवस्थी प्लीज। अदिति जी, दरअसल दिक्कत पता है क्या है मैडम? अभी जो हम लोग स्वामी इस्लाम के खिलाफ, एक सेकंड रुकिए, कलीमुल हफीज, मैंने कहा आपसे पहले अपनी जयेश अवस्थी। इस्लाम का उतना ही सम्मान है जितना हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं। और हिंदू धर्म में तो कहा गया है कि छोटे से छोटा समुदाय भी हो, उसका कोई आदर्श हो, उसका कोई आराध्य हो, उसका भी सम्मान करना ही चाहिए। इस्लाम का अपमान नहीं है, बात यह है इस्लाम का विरोध नहीं है। इस्लाम के नाम पर ISIS जैसे संगठन, PFI जैसे संगठन जिस तरीके की हिंसा और देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं, उसके कारण हम करते हैं और ये लोग समझते हैं कि इस्लाम के खिलाफ है। अरे भाई, आप भी हमारे साथ मिल करके अपने ही धर्म को, और इससे बात यह कि इस्लाम बदनाम होता है। अब एक चैनल में कहा माय नेम इज़ खान पिक्चर बन गई। अरे मैंने कहा अब माय नेम इज़ खान क्यों पिक्चर बनी?
और दुख हुआ हमें कि अगर किसी भी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के साथ अगर कोई किसी भी तरीके की ज्यादती होती है तो हमें उतना ही दुख होता है। लेकिन आप लोग इस बात पर कि सिर्फ एक नाम लेंगे, नुपुर शर्मा, जिसने शिवलिंग का इतना अपमान किया, भगवान राम का अपमान किया, लक्ष्मी जी के बारे में ओवैसी साहब क्या बोले, अकबरुद्दीन, हनुमान जी के हनुमाना ऐसा बोले। ये हम कहते हैं कि ना हम करें, ना हमारी तरफ से हो, ना आपकी तरफ से अपमान हो, तभी तो अमन चैन आएगा ना। इसमें क्या गलत बात है? आप इसको इस्लाम के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ क्यों मान लेते हैं? मुसलमानों के खिलाफ नहीं है ये, बहुत अच्छी बात, किसी भी तरीके से नहीं है। अमन चैन तो तब आएगा ना जब आप रिंकू शर्मा चंदन गुप्ता की बात करेंगे, जब आप रिंकू शर्मा और चंदन गुप्ता की भी बात करेंगे ना, तब अमन चैन आएगा। और एक बात बड़ी साफ सी, एक बात छोटी सी बात और कर लूं मैं। मुझे दुख और कष्ट इस बात का है, गुस्सा इस बात का है कि जो कन्हैया लाल पुलिस के पास गया, राजस्थान उदयपुर पुलिस के पास, कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, उस पुलिस ने उसी कन्हैया लाल को अंदर कर दिया, बंद कर दिया और बाद में छोड़ दिया कि जाओ मरो जा करके। इस बात का दुख है, मुझे कष्ट है कि उदयपुर पुलिस, राजस्थान सरकार इसके लिए अकाउंटेबल होगी कि नहीं होगी। आपके कमजोर कह देने से कुछ नहीं होता। ठीक, बिल्कुल अकाउंटेबल है। ठीक, उसके बाद कलीमुल हफीज, जुबैर मेनन, आप अपनी बारी में बोलेंगे सर प्लीज। कलीमुल हफीज, उनको ही काउंटर कर रहा था मैडम, कोई बात नहीं, अभी दूसरे पैनलिस्ट भी हैं सर, सब काउंटर करना चाहते हैं एक दूसरे को, प्लीज जी। कलीमुल हफीज, अभी हमारे जो धर्मगुरु हैं स्वामी दीपांकर जी, उन्होंने जो 2-3 नाम लिए, उसमें से दिल्ली दंगों के कुछ लोग नाम है, जैसा अंकित शर्मा, और उन नामों में अगर 12 हिंदू का हत्या हुई थी तो 44 मुसलमानों की हुई थी। लेकिन अगर आप इनको नाम ही गिनाएंगे तो इन्हें पहलू से, अखलाक से शुरू होंगे, अखलाक, पहलू, जुनेद, अफरोजुल, तबरेज, इस तरह से करते करते सीरीज आगे करीब 120 लोगों की लिंचिंग हो चुकी है जो मुस्लिम्स हैं। मैं आज नफरत की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कि आज जो गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता पे जो दरगाह ने पहल की है, तो ये जो हमारे आरएसएस विचार से जो मुताल्लिक लोग हैं, चाहे वो हमारे अवनिजेश जी हों और चाहे हमारे मुफ्ती वजाहत कासमी साहब हों, अल्लाह के वास्ते आज तो कम से कम इत्मीनान का आप मुजाहरा कीजिए। आज तो कहिए कि हाँ भाई, ये गंगा जमनी तहजीब कायम होनी चाहिए, ये नफरत मिटनी चाहिए, और ये जो नफरत का जो उबाल है पूरे देश में, ये कम होना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे देश को नुकसान हुआ है। और दूसरी बात, अजमेर शरीफ जो है ना, वो पूरी दुनिया के लिए मैसेज देता है, खाली राजस्थान के लिए नहीं है। अजमेर शरीफ का जो राजस्थान के लिए नहीं है, अजमेर शरीफ का जो मकाम है पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में सूफीज्म का वो मरकज है। इसलिए वहां से दिया गया बयान यकीनन उससे देश को भी फायदा होगा, इंसानियत को फायदा होगा, हिंदू मुस्लिम एकता को फायदा होना चाहिए। इसमें कौन सा आप ऐसा ब्रह्म ज्ञान बता रहे हैं? हफीज साहब सुने, और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सुनिए, और ये नफरत से तो आप खत्म करेंगे नहीं, लेकिन अगर लोगों के मन में शिकायतें हैं, लोगों के मन में ये भावना है कि एक तरफा बात की जाती है, तो आप उसको एड्रेस करेंगे ना सर? दिल में जो शिकवे हैं उनको दूर करेंगे ना आप? बिल्कुल करेंगे। या आप उनको अनदेखी कर देंगे और कहेंगे गंगा जमुनी तहजीब पर लिपापोती कर देंगे आप उसके नाम पर? आप इश्यूज को एड्रेस करेंगे ना सर? और आपने अभी गंगा जमुनी तहजीब पर आने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ, आपने जो कहा उसी में एग्जाम्पल था। आपने सिलसिलेवार तरीके से ये बताया कि पहलू खान, रकबर, ये वो नाम गिनवाते हुए आपने कहा 193 लोगों की लिंचिंग हुई। फिर आप आ गए गंगा जमुनी तहजीब पर। सर नाम तो आपने नहीं गिनवाए, फिर दूसरे आप तो गिनवा सकते थे। गंगा जमुनी तहजीब पर जब आप आ रहे थे तो आप भी गिनवाते 4 नाम दूसरी तरफ से। नहीं गिनवाए आपने, मैंने उनका नाम नहीं गिनवाया ना सर, पहले उनके नामों में नहीं गिनवाया आपने। जब स्वामी दीपांकर ने वो 3 नाम लिए तो उस पर आपने ये कहा कि जो नाम है ना ये दिल्ली दंगों के, उसमें ना इतने मुसलमानों के साथ भी ये हुआ था। सर दिक्कत यहाँ है, और लिंचिंग पर मैं सिर्फ आपसे नहीं सबसे कहना चाहती हूँ, जिस मिनट आप लिंचिंग में धर्म बताने लगते हैं ना, जिस मिनट आप लिंचिंग में धर्म बताने लगते हैं सर, उस समय आप विक्टिम का उससे बड़ा अपमान नहीं कर सकते। लिंचिंग को कोई जायज ठहरा सकता है क्या सर? फिर धर्म बता रहे थे आप उसमें, धर्म क्यों ढूंढते हैं आप उसमें? मुफ्ती वजाहत कासमी नहीं, स्वामी जी जो धर्म बता रहे थे आपने उनको टोका? नहीं, आपने उनको टोका कि आप क्यों धर्म बता रहे हैं? उनका जो जवाब था वो कॉन्टेक्स्ट में था। कलीमुल हफीज, उनका जवाब एक कॉन्टेक्स्ट में था।
उन्होंने ये कहा कि इन घावों को कौन एड्रेस करेगा। आपने तो लीपापोती का काम किया गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर सर। आप तो लीपापोती का काम कर रहे थे गंगा जमुनी तहजीब पर। वो लीपापोती नहीं कर रहे थे, वो अपने दिल के जख्मों की बात कर रहे थे। वो अपने दिल के जख्मों की बात कर रहे थे। मैडम मैंने उनके जख्म उनका कॉन्टेक्स्ट है सर, आप लोगों ने ये ठान लिया है। और साहब जुबैर मेनन साहब, अगर आपको बहुत हंसी आ रही है तो आप इस डिस्कशन से जा सकते हैं सर, क्योंकि ये संजीदा डिस्कशन है और ये आपकी जो हंसी है इस समय बहुत लोगों को चुभ रही होगी सर। किसी भी मुद्दे की गंभीरता होती है, उसकी संजीदगी होती है और उससे भी ज्यादा, सुनिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, उससे भी ज्यादा संवेदनशीलता होती है। अगर आप मुद्दे की संवेदनशीलता नहीं समझ सकते तो सर ये आपका प्रॉब्लम है। और मैं दर्शकों का वक्त जाया नहीं करूंगी उसमें, मैं दर्शकों का वक्त बिल्कुल जाया नहीं करूंगी, क्योंकि दर्शक लगातार लिख रहे हैं इस बात को। कितने संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर ये व्यक्ति हंस रहे हैं और आप इनको अपने पैनल में बैठाए हुए हैं। ये खुशी का मुद्दा है मैडम, ये आपके लिए खुशी का मुद्दा होगा सर। ये समाधान की बात जब हो रही हो तो इस तरह से हंसने की जरूरत, किसी और पैनलिस्ट को आपकी तरह हंसी नहीं आ रही है सर, किसी और पैनलिस्ट को हंसी नहीं आ रही है। कोई बात नहीं मौलाना कादरी, इसमें हंसने की क्या बात है? वैसे आपसे समझ लेती हूँ, आपको भी हंसी आ रही है क्या? डिबेट में जब बैठे हैं तो जो है मुद्दा जब बिल्कुल ही सीरियसली मुद्दे पर गुफ्तगू हो रही है तो ना उनको हंसने की ज़रूरत है, ना आपको गुस्से में आने की ज़रूरत है, हर दो को काबू में रहने की ज़रूरत है। रहा सवाल मैडम अजमेर शरीफ के मसले में बात हो रही थी। अजमेर शरीफ से एक मैसेज दिया गया गंगा जमुनी तहजीब का, उसका आपको भी वेलकम करना है, मुझे भी वेलकम करना है, सारे हिंदुस्तान को वेलकम करना है। सर मैं तो वेलकम कर रही हूँ, साथ ही सवाल भी पूछ रही हूँ। सुनिए सर, सुनिए, गलत बात पर गुस्सा आना चाहिए। सुनिए ध्यान से, अब जो मैं कह रही हूँ आपसे, गलत बात पर गुस्सा आना चाहिए, मुझे भी और आपको भी। बात अगर गलत हो तो दूसरी बात, इसका स्वागत कर रहे हैं, इसीलिए बहस का मुद्दा है आज, इसीलिए बहस का मुद्दा है मौलाना कादरी। लेकिन सवाल ये है, क्या इससे सरतन से जुदा की सोच खत्म हो जाएगी? ये जो धमकियां मिल रही हैं सरतन से जुदा के नाम पर, ये खत्म हो जाएंगी? क्या इन पर विराम लग जाएगा? ये सवाल है मेरा आज। देखिए मैडम, कोशिश हर भारतीय को करने की ज़रूरत है, चाहे आप हो, मैं हो, हाशमी साहब हो, और हमारे मेमन साहब हो, अवस्थी साहब हो, और हमारे कलीम भाई बैठे हैं MIM के, वो हो, सबको मिलकर के कोशिश करना है कि हमारे अपने मुल्क के माहौल को पुरानी तरीक़े का जो है भाईचारे का माहौल लाए। जिसने भी सर तन से जुदा का नारा लगाया था, हमने उसकी सख्त मुखालिफत की और ग्राउंड लेवल पर भी उस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन एक 4 खादिमों की जानिब से वो तमाम 6000 खादिमीन को और दरगाह को हम जो है जिम्मेदार नहीं खड़ा कर सकते। 6000 जो खादिमीन हैं वो आज भी गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, दीवान अजमेर शरीफ भी गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। बस 30 सेकंड मुझे दीजिए आप। 30 तारीख को हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इसी उन्वान पर बैठक रखे हैं मैडम, जहां पर हर दो समुदाय के धर्मगुरु रहेंगे, हिंदुस्तान के चोटी के धर्मगुरु रहेंगे, जहां पर हम सर तन से जुदा के नारे को कंडेम करेंगे। और ये जितने भी हालात पैदा हो रहे हैं, चाहे वो लुलु मॉल के ऊपर हंगामा हो, चाहे वो सर तन से जुदा का हंगामा हो, सबको हम कंडेम करने के लिए हर दो धर्म के धर्मगुरु बैठेंगे और अपने देश को एक अच्छा मैसेज देंगे कि वी आर यूनाइट, हम कभी अलग नहीं हो सकते। हिंदुस्तान में है तो हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहेंगे, हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तानी रहेंगे। अवनीजेश अवस्थी और उसके बाद मुफ्ती वजाद कासमी। मैं अदिति जी, बड़ी साफ सी बात है, जैसा कादरी साहब ने कहा, मेमन साहब ने कहा, मैं इतनी कह रहा हूँ कि पूरे विश्व भर में दरगाह की, अजमेर दरगाह की है, गंगा जमुनी तहजीब 90% हिंदू जाते हैं। अगर वहाँ का कोई व्यक्ति कहता है तो आप ये समझ लीजिए हमारे कष्ट की इंतहा कितनी होगी। सरतन से जुदा का नारा वहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल, 2 मकान अपना दे दूंगा, ये कौन लोग हैं? क्या आप ये बताइए, एक हिंदू के रूप में मेरी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए उसके बारे में? क्या मेरा भीतर की क्या मुझे भावनाएं आई होंगी कि जहाँ 90% हिंदू जाता है वहाँ ये कह रहे हैं ये लोग? आप बताइए, खुद बताइए ना। इसलिए बड़ी साफ सी बात यह है कि नफरत का माहौल फैलाने की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति पर मत डालिए आप प्लीज़। ये ज्ञानव्यापी परिसर की से बहस शुरू हुई थी, वहाँ जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आईं भगवान शिव के बारे में,
शिवलिंग के बारे में, भाभा एटॉमिक रिसर्च की के सामने की फ़ोटो ट्वीट की गई कि ये देखो इतने सारे खंबे जो हैं ये शिवलिंग है। आपको नहीं लगता कि उसके बारे में किसी आप में से किसी का बयान कोई नहीं आया और किसी ने कोई सर तन से जुदा की धमकी दी क्या किसी को? सबने ये कहा कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं है ऐसा। ये वास्तव में हम सब लोगों को मिलकर के सोचने की ज़रूरत है कि ISIS से जो रेडिकलाइज कर रहा है, PFI जो रेडिकलाइज कर रहा है, उससे अपने अपने धर्मों को, अपने उस धर्म को भी बचाने की ज़रूरत है। वो कोई विकास के प्रगति के रास्ते पर नहीं ले जा रहा आपको ISIS। वो हिंदुस्तान के मुसलमान की नहीं सोच रहा, उसके लिए राजनीति है, उसके लिए हिंदुस्तान पर कब्जा करने की कोशिश है। हिंदुस्तान का आम मुसलमान से उससे क्या फायदा होने वाला है? ठीक है, आपको दो काउंटर मिल रहे हैं। जल्दी से पहले मौलाना कादरी, उसके बाद कलीमुल हफीज। मौलाना कादरी, कलीमुल हफीज, जल्दी जल्दी प्लीज, 30 सेकेंड्स। देखिए अवस्थी साहब, मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान ना आईसिस से मुतासिर था, ना मुतासिर है, ना मुतासिर रहेगा। इंशाअल्लाह हम ग्राउंड लेवल पर उतरकर काम करेंगे, ग्राउंड जीरो पर काम करेंगे। ये जो उदयपुर की घटना हुई है, इसमें कुछ कम अक्ल लोग उनके बहकावे में आकर ये हरकत किए हैं, लेकिन हमको हमारी कम्युनिटी को भी बचाना है, हमारे देश को भी बचाना है। और इसलिए हम सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये बात कर रहे हैं कि सर तन से जुदा का नारा गैर इस्लामी नारा है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आतंकवादी है जो लोग ये नारा लगवाते हैं, जो पाकिस्तान में होता है यहां पर नहीं होता। उसका एक तरीका है, जो तरीक़ेकार के हिसाब से हमको काम करना है और अपने जो मुल्क में रहते हैं वो मुल्क के कानून के हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा, संविधान के हिसाब से काम करना पड़ेगा। मैं ये सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों से कह रहा हूं ये बात। कलीमुल हफीज, देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री राजनाथ सिंह साहब थे तब भी उन्होंने ये बयान दिया आधिकारिक तौर पर कि ISIS में कोई हिंदुस्तानी मुसलमान कहीं पे भी शामिल नहीं है, और आज भी ISIS का कोई भी भारत के मुसलमान से कांटेक्ट नहीं है। ये सरकार का दावा है। दूसरी बात, ये बात सच है कि जो मुल्क में जो रेडिकलाइजेशन बढ़ा है, युवाओं को कोई इनको बहका रहा है, इनको भड़का रहा है, खासतौर से हमारा पड़ोसी दुश्मन मुल्क से आ रही हैं चीजें। लेकिन दूसरी तरफ ये जो धर्म संसद के थ्रू जो एक बहुसंख्यक वर्ग में जो रेडिकलाइजेशन शुरू हुआ है, खासतौर से चाहे वो छत्तीसगढ़ में हुआ हो, हरिद्वार में हुआ हो, या दो धर्म संसद दिल्ली में हुई हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा दिल्ली पुलिस को कहना पड़ा कि इनके खिलाफ एक्शन लीजिए, तब भी नहीं एक्शन हुआ है। तो उस पे भी हमारे अभिजीत जी को लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि जब गंगा जमुनी तहजीब की बात आएगी उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? आप हाफ इंफॉर्मेशन क्यों शेयर करते हैं सर? पूरी इंफॉर्मेशन आप शेयर क्यों नहीं करते? किस पे? क्या धर्म संसद में एक्शन नहीं लिया गया? उसके बाद कितनी धर्म संसद आपने देखी है? बता दीजिए। अरे वो सब जमानत पे ढूंढ रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए कितनी धर्म संसद आपने उसके बाद देखी है? कितनी धर्म संसद आपने उसके बाद देखी? आप बताइए ना मुझे। आप हाफ इंफॉर्मेशन क्यों शेयर कर रहे हैं? अभी गुड़गांव, मैं बता रहा हूं आपको, गुड़गांव में निकली कन्हैया लाल वाले जो कांड के बाद गुड़गांव में निकली, आप चले गए गुड़गांव। अब जब मैंने धर्म संसद पर एक्शन की बात आपसे पूछ ली तो आप चले गए गुड़गांव। सर, आप एक पॉइंट उठाते हैं तो उस पॉइंट पर आ कीजिए। आप गोल पोस्ट में चेंज किया कीजिए, गोल पोस्ट में चेंज किया कीजिए। गोल पोस्ट नहीं चेंज करेंगे आप। अब विजय अवस्थी, एक काउंटर आपका, उसके बाद पंजाब कश्मीर। जल्दी जल्दी प्लीज, 30 सेकेंड्स, जल्दी से स्वामी दीपांकर। कलीमुल साहब अब सुन लीजिए। आपने कहा कि वो बेल पे बाहर घूम रहे हैं। पहली बात तो ये कि जो धर्म संसद पे नरसिम्हानंद या बाकी लोग हों, उनका मैं बिल्कुल किसी तरीके से समर्थन नहीं करता हूँ। समर्थन नहीं, बल्कि वो गलत आदमी है। बात बड़ी साफ सी है कि आपने कहा बेल पे बाहर घूम रहे हैं। बेल पे तो दानिश कुरैशी और रतनलाल भी घूम रहे हैं। वो आपको नजर नहीं आते जिन्होंने शिवलिंग के बारे में किया था, शिवलिंग के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, और कितने लोग तो गिरफ्तार ही नहीं हुए? वो आपको नजर नहीं आता। दुख की बात की नरसंहार की बात की है। जब आप इस तरीके से नरसंहार की बात की है, जमानत में बाहर घूम रहे हैं। आपने ही कहा ना जमानत में बाहर घूम रहे हैं। अभी आप चले गए, नरसंहार की बात की है उन्होंने, और दूसरे की आस्था का अपमान करना वो क्या है? जी हाँ, नहीं, हर पत्थर को शिवलिंग बता देना वो क्या है? मैं पूछ रहा हूँ कि नरसंहार, नहीं, आप ये बताइए ना। नरसंहार का आह्वान करना मैडम, इससे ज्यादा और वैसी बात नहीं हो। आप बताइए मुझे, आस्था का अपमान करना वो आपकी नजर में क्रिमिनल है? वो कह रहे हैं कि अब तलवार से काम नहीं चलेगा, तलवार सिर्फ सजाने के लिए इससे भी बड़े हथियार उठाओ। अभी बोले तो गोली चलाने की बात कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि आस्था का अपमान बड़ी बात है। अच्छा, मुझे बताइए, रखिए आप
वो आपसे जो सवाल पूछ रहे थे वो आस्था के अपमान पर सवाल पूछ रहे थे। मेरी सदर की गाड़ी पे गोली जिन्होंने चलाई थी उनको भी जमानत मिल गई। मैं तो ये बता रहा हूँ आपको। सर अब आप अपने सदर पर चले गए सर, आस्था से आप अपने सदर पर चले गए सर। भैया आस्था से सदर पर सर कम से कम एक पॉइंट पर तो रहिए, एक पॉइंट पर तो रहिए। नहीं, आस्था से सदर पर चले गए, लोग हंस रहे होंगे सर। आस्था को आपने इतना ट्रिवियलाइज कर दिया है, इतना ट्रिवियलाइज किया जा सकता है क्या आस्था को, जितना आप कर रहे हैं कि आस्था से जा रहे हैं सदर पर। मुफ्ती वजाहत कासमी हंस रहे हैं, उनका जवाब दे दीजिए। मैं आपको रेडिकलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। रेडिकलाइजेशन का ये सब असर है, उसी में धर्म संसद है, उसी में गोली है। और आपको ये भी पता होगा पीएफआई के मॉड्यूल से जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है वो भी आपको पता होंगी शायद, वो भी रेडिकलाइजेशन ही है। वो भी रेडिकलाइजेशन में आती है। व्हाट्सएप ग्रुप पर जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से रेडिकलाइजेशन है, डायरेक्ट जिहाद की जिनमें बात की जा रही है, दावा किया जा रहा है, वो भी रेडिकलाइजेशन है सर। उसको भी हैंडल कीजिए, उसको भी टैकल कीजिए, उस पर भी मुखर अंदाज में बोलिए। मुफ्ती वजाहत कासमी, मुफ्ती वजाहत कासमी मैडम, वो भी रेडिकलाइजेशन है, वो कंडेम करते हैं। सर मैं तो पहले से ही कह रही हूं आपसे, वो रेडिकलाइजेशन है। आप इनको अब इनका ऑडियो डाउन करें, मुझे बात करने नहीं नहीं सर, ऑडियो डाउन करने की जरूरत नहीं, वो आपको बहुत देर से सुन ही रहा हूं। हाँ देखिए, मैं बहुत बार कह चुका हूं और मैं फिर कह रहा हूं कि हम लोगों को डबल स्टैंडर्ड से हटना होगा। कभी मैंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को या महमूद मदनी को या अरशद मदनी को या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं देखा कि वो अंकित के या किसी तोमर के या किसी सिंह के या किसी कुमार के घर गए हैं। और मैंने अपने दूसरे लोगों को जरूर देखा है, चाहे वो समाजवादी या कांग्रेस या जिस भी पार्टी के एमएलए एमपी रहे हो, हमारे सनातन धर्म के लोग, वो गए हैं, वो अकबर खान के यहाँ भी गए हैं, पहलू के यहाँ भी गए हैं और जगह। तो मैं अभी बीच में ये बात आ रही थी कि अपने अवस्थी से हैदराबाद में भी कांड हुआ, उसके घर भी गए थे। जी जी, इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। अरे आप नहीं कर रहा हूँ, आप इंटरप्ट मत कीजिए। आपका सदर तो आपकी आस्था है ना, बैरिस्टर साहब। अरे आपका सदर ही आपकी आस्था है। अरे बैरिस्टर साहब तो नफरत की जड़ है इस देश में। टू नेशन थ्योरी को बैरिस्टर साहब ने तो जिंदा किया है। तो आप बोलिए मत, आप बोलिए मत, मैं बोल रहा हूं, उसके बाद आप जवाब दे दीजिए। अभी अवस्थी साहब ने कहा था कुछ लोगों के नाम उन्होंने सिर्फ काउंटर में इसलिए ले दिए थे कि आप वहां गए हो, क्या सवाल कर लिया था, तो उन पर भी आपने एतराज कर दिया था। और आज सिर्फ एक बयान को लेकर के आप पूरे देश में जश्न मनाना चाहते हैं कि अध्यक्ष का बयान आ गया, इस पर जश्न मनाया जाए। कन्हैया लाल की मौत पर तो आप इस तरह निकल करके सामने नहीं आए थे, आप अमरावती केस पर तो इस तरह सामने नहीं आए। और बात बहुत दूर जा चुकी है, बात बहुत दूर जा चुकी है नफरत को लेकर के। और खुद ही यहाँ बैठ करके हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं देश में आग लगी हुई है, नफरत फैली हुई है, फलाना हुआ है, ढिमाका हुआ है। अरे मेरे भाई, तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है, सारी जिम्मेदारी मोदी की नहीं है, ना सारी जिम्मेदारी योगी की है। समाज को लेकर के तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी है, मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। उन पर भी हम कभी बात करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सारी जिम्मेदारी हम सरकार को दे देंगे, ये सारी जिम्मेदारी हम जो है पार्टियों पर डाल देंगे। मोदी जी हैं, आप नहीं है मुफ्ती साहब। आप फिर इंटरप्ट कर रहे हो, आप फिर इंटरप्ट कर रहे हो और बार बार कर रहे हो। मैं मना कर रहा हूं, आप बोलिए मत, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिए। आप इस टू नेशन थ्योरी को खत्म करिए। आप जो है, आप यहां बैठ करके गंगा जमनी तहजीब इज फ्रॉड, सब बकवास है, झूठ है। और जब ज्ञानवापी का मसला आया, मैंने जी न्यूज पर कहा कि भाई किसी के धर्म का ऐसा एहतराम करना हमारे लिए जरूरी है। 50,000 लोगों की कॉल्स मेरे पास आई होगी और न जाने शिवलिंग को किस किस चीज से ताबीर कर रहे थे। और जब तुम आपस की मजलिसों में बैठते हो, इस तरह की जुबान कभी किसी की पकड़ते हो? कभी किसी को कहा कि तुमने सनातन धर्म पर या ईसाई धर्म पर या किसी भी धर्म पर टिप्पणी करने से कुरान पाक मना करता है, अल्लाह मना करता है, रसूल मना करता है? तुमने कभी कहा जी पर बैठ करके? भाई इसको आप सिर्फ एक तब गंगा जमनी तहजीब, गंगा क्या होती है गंगा जमनी तहजीब? जब सर कट गया तो गंगा जमनी तहजीब याद आ गई है। एक बयान पर खुश ना हो, हाँ एक बयान पर हम खुश नहीं है, ना हम संतुष्ट हैं, हाँ हम उसका वेलकम करेंगे, लेकिन जब तक सोशली बाइकाट और ये अपने लोगों को सही करने की कोशिश नहीं होगी, जब तक हम इन बातों से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। कानून को अपना काम, एक चीज देखिए, मौलाना को यह नहीं पता कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सबसे बड़ी शक्ति है। तो इसलिए वो अगर कोई अपील आपको पता है ना, तो पूरे देश की संस्थाओं को, लोगों पे उसका असर जाएगा। दूसरी बात, ये जो गलत बयानी कर रहे हैं यहाँ पे कि नाम भी ले रहे हैं कि वो लोग कभी नहीं गए, इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। बैरिस्टर साहब, जब भी कभी ऐसा हादसा हुआ, अभी हैदराबाद में हादसा हुआ, वहां वो गए और मिलकर आए। तीसरी बात,
जो इन्होंने जो लास्ट में कही कि आप बदजुबानी करते हैं, आपस में बदजुबानी करते हैं, इनके पास कोई सबूत है या टीवी पे बैठ के सस्ती लोकप्रियता के लिए बात कर रहे हैं? हमने हमेशा कंडेम किया और हमेशा ये बात कही। अरे दुनिया ने देखा दानिश कुरैशी को, दुनिया ने देखा दानिश कुरैशी को, और दुनिया ने देखा तस्लीम रहमानी को। नुपुर शर्मा वाले शो में तस्लीम रहमानी था कि नहीं था? नुपुर शर्मा वाले शो में तस्लीम रहना, अरे भाई पूछिए आदित्य इनसे, पूछिए ना, खामोश हो जाइए, आदित्य इनसे पूछिए कि तस्लीम रहमानी ने टिप्पणी की थी नहीं की थी नुपुर शर्मा वाले शो में? फिर पूछिए। मैं नहीं होऊंगा, आप, मैं करेक्ट कर रहा हूँ आपको, मैं आपको सही कर रहा हूँ। नुपुर शर्मा वाले, खामोश होइए, नुपुर शर्मा वाले शो में तस्लीम रहमानी थे कि नहीं थे? बस अरे भाई मेरी बात का जवाब दे दीजिए ना, दुनिया देख रही है आपको। तस्लीम रहमानी थे कि नहीं? मैं बिल्कुल दे रहा हूं आपको शर्मा वाले शो में तस्लीम रहमानी थे नहीं थे? तस्लीम रहमानी ने सनातन धर्म के भगवानों पर टिप्पणी की थी नहीं की थी? बताइए बताइए बताइए, मैं सुनना चाहता हूं, बताइए। आप सुनिए जरा, आप जवाब सुनिए मगर खामोश रहना, बोलना नहीं। हाँ सुनाइए, अरे सुनाइए तो सही, सुनाइए। जो बहरूपीय लोग हैं उनका जवाब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने दे दिया। ये सारे सवाल जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट में हुए, मगरमच्छ क्या आंसू होता है लोगों के ऑनरेबल जस्टिस हैं, उन्होंने पूरी बात कही। मगरमच्छ क्या आंसू होता है? बहरूपिया वो है। आखिर एंकर का क्या रोल था? राम की किसने मां की भड़काया, तौहीन किसने आग लगाई, ये सब नफरत दी, तुम्हारा बैरिस्टर मगरमच्छ। थोड़ा सा और होमवर्क कर लीजिएगा, थोड़ा सा और होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं, गलत। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जब आप कुछ बोलते हैं तो क्या बोल रहे हैं उस पर आपके तथ्य जो है वो 100% करेक्ट होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। कलीमुल हफीज, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। स्वामी दीपांकर, मैं समाधान की बात करना चाहती हूँ। स्वामी दीपांकर, मैं आपसे समाधान की बात। कलीमुल हफीज, इस तरह के डिस्कशन में मैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए अकाउंटेबल नहीं हूं सर। सुप्रीम, मैं अपने दर्शकों के लिए अकाउंटेबल हूं और मैं चाहती हूं इस मुद्दे पर हो बात। आपको जब कुछ नहीं सूझा, उन्होंने आपसे सवाल पूछा तस्लीम रहमानी की टिप्पणी को लेकर, नुपुर शर्मा के कॉन्टेक्स्ट में, वो जवाब नहीं दिया आपने। आप चले गए सीधा एंकर पर। इसीलिए मैं कहती हूँ डबल स्टैंडर्ड्स हैं आपके। मैडम, मैं एंकर डबल स्टैंडर्ड्स हैं सर। इन डबल स्टैंडर्ड से आप गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखना चाहते हैं। इन्हीं डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर आप गंगा जमुनी तहजीब की लिपापोती करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो डबल स्टैंडर्ड्स नहीं, डबल स्टैंडर्ड से काम नहीं चलता सर। स्वामी दीपांकर, समाधान क्या है? नहीं, डबल नहीं है मैडम, वो सिंगल स्टैंडर्ड। नहीं, आपने तस्लीम रहमानी के बारे में नहीं, आपने एक कमेंट किया, उन्होंने जब सवाल पूछा आपसे मुफ्ती वजाद कासमी ने, उस पर आपने कुछ नहीं कहा। आपने कहा नहीं, उसमें तो एंकर का भी रोल था, इसका भी रोल था, उसका भी रोल था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, वो कह दिया। सर टिप्पणी है, पहले तो ये क्लैरिफाई किया कीजिए जब आप ये बात कहते हैं कि टिप्पणी है। तो मैडम, हम उसको ऑब्जर्वेशन ही कह रहे हैं, हम हाँ, तो ये आपने पहले नहीं कहा ना सर। हम ऑर्डर नहीं मान रहे। हाँ, तो समझ लीजिए इस बात को। और दूसरी बात, कहा मैडम, दूसरी बात तस्लीम रहमानी पर नहीं, आपने एक बार कहा कि गलत बोला और कैसे बोल दिया और गैर इस्लामिक था, नहीं बोला आपने ये सब नहीं बोला आपने, मुफ्ती वजाद कासमी के पूछने के बावजूद। असल में आधी बात ठीक है। अब आप सुनिए स्वामी दीपांकर को। स्वामी दीपांकर, स्वामी दीपांकर प्लीज के बारे में कहना, ऑडियो डाउन कर दीजिए सर। अगर सर चुप नहीं होते हैं तो ऑडियो डाउन कर दीजिएगा। वाह वाह वाह, प्लीज स्वामी दीपांकर। मैं समझता हूं अदिति, मात्र एक बयान के आधार पर किसी भी बात के जजमेंट या किसी भी प्यार मोहब्बत की बात को आकाश नहीं दिया जा सकता। जिस तरह की परिस्थितियों को समूचे सिस्टम ने सेलिब्रेट किया, उस तरह की कंडीशंस में आने के बाद समूचे सिस्टम को ही उसको कंडेम्प्ट करना होगा। उसको मात्र निंदा से काम नहीं चलेगा सर। कब तक निंदा करेंगे? अब तो स्थिति यह है कि कितनी अद्भुत निंदा है और इस निंदा से हम शर्मिंदा हैं। और जब हंस रहे थे भाई साहब, अभी जब भाई साहब बात कर रहे थे तो कलीमुल साहब भी हंस रहे थे और उससे पहले एक भाई साहब तो पूरी डिबेट में हंसे हैं। एक भाई ने ट्वीट लिखकर भेजा हमें, बोले ये आपकी दैन्यता पर हंस रहे हैं, ये हम लोगों की दैन्यता पर हंस रहे हैं। तो जब इस तरीके की बात होती है, आपका वक्तव्य, आपकी सीरियसनेस, आपकी गंभीरता इस बात को इंगित करती है कि आप कितने गंभीर हैं किस विषय को लेकर। तो मेरा मानना अपनी जगह है अदिति, ये मात्र एक बयान मात्र हो सकता है, मगर इस बयान पर जैसा भाई साहब ने कहा कि जश्न मनाया जाए, ऐसा मुझे कुछ प्रतीत नहीं होता। ठीक ठीक। मौलाना कादरी, आप हाथ भी उठा रहे हैं, क्या दरगाह पर असामाजिक खादिमों का कब्जा नहीं होता जा रहा है क्या, जिन्हें सरफिरा कह रहे थे थोड़ी देर पहले सैयद शाहिद हुसैन रिजवी? और ये क्या इस्लाम को दागदार नहीं कर रहे हैं, उसकी छवि को खराब नहीं कर रहे हैं? देखिए अदिति जी, आपको बड़े ही स्पष्ट रूप से यह बात कहना चाह रहा हूं मैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम का मरकज
अजमेर शरीफ की दरगाह है और फिलवक्त वहाँ का जो बयान है वो डूबते को तिनके के सहारे के मानिंद है। ऐसा बयान आना, उसका वेलकम करना और वो बात को आगे लेकर जाना, एक 4 खादिमीन की जानिब से सारे के सारे खादिमीन को दोष देना कतई गलत है। और मैं चाहूंगा फिर से एक बार, हमारे स्वामी जी है, अवस्थी जी है, हमारे सर, लेकिन एक धर्म की छवि तो खराब होती है ना सर, ये तो मानेंगे। ऐसे सिर फिरे जब इस तरह के बयान देते हैं तो धर्म की छवि को धक्का लगता है ना, उसकी साख को गिराने का काम करते हैं ना ये। होती है मैडम, बराबर होती है। ठीक, मुफ्ती वजाद कासमी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, बराबर होती है। लेकिन जरा जो है लुलु मॉल पर भी थोड़ा कंट्रोल लगाइएगा, वहां का जो हालात खराब कर रहे हैं कुछ लोग, उधर भी थोड़ी तवज्जो दिलाइए आप। सर आप जी न्यूज देखा कीजिए, हमारा मुद्दा उठाते हैं सर, कादरी साहब हमारे डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है सर, हम मुद्दा उठाते हैं। ठीक, मुफ्ती वजाद कासमी। हाँ, बस मैं लास्टली ये कहूंगा आदिति कि ये निंदा वाला चक्कर हमें खत्म करना होगा। मैं बार बार कह चुका हूं आपके चैनल पे कि निंदा क्या होता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आपका दरगाह पर जाना होता है मुफ्ती वजाद कासमी, क्या ये असामाजिक खादिम नहीं है जो अचानक से इसे कंट्रोल कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बीच में आपको यही कहा था कि जो वहां के अच्छे लोग हैं उनको इन 4-6 लोगों को इस तरह का धक्का देना चाहिए कि दरगाह पर कभी ये जिंदगी में हाजिर ना हो सके और दरगाह से एक पैसा इनको ना मिले कारोबार में। और आदिति, एक रिक्वेस्ट और है मुझसे, मेरा मन अभी नहीं उठा है। आप एक सेकंड आप सिर्फ इस पर एक बहस बुला लीजिए डिबेट पर कि दरगाहों पर जो ये सैकड़ों कई सौ करोड़ रुपए सालाना आ रहा है, इसका क्या करें और ये कहां जा रहा है और किन चीजों में खर्च हो रहा है, इस पर आप डिबेट बुलाइए तो शायद देश के सामने और बहुत सारी बातें आएंगी। ऐसा मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे। डॉक्टर अजीज खान 30 सेकेंड्स। चलिए, शुक्रिया, आपने वक्त दे दिया। हाँ सर, आपने उसमें 5 सेकंड जाया कर दिया, आगे बढ़िए। चलिए, धन्यवाद। देखिए, पूरे मामले का जो लब्बो लुभाव है वो कंक्लूजन ये है कि घृणा को घृणा से नहीं जीत सकते। मोहब्बत का पैगाम देना होगा हम सारे लोगों को, और मोहब्बत का पैगाम कुछ ऐसा हो कब तक कि अजीज खान और कासमी साहब चंदन, ध्रुव और रिंकू की बात करें, और स्वामी दीपांकर जी और हमारे अवस्थी जी ये पहलू खान यही चाहते हैं की बात करें, डॉक्टर साहब, यही चाहते हैं हम लोग की बात करें। ऐसा बात हो, ऐसा इत्तेहाद पैदा हो। जब ऐसी बात होगी तो इस मुल्क में अमन चैन कायम होगा, और हम चाहते हैं कि अमन चैन कायम हो। आज चुकी, लेकिन जब चुनाव में जाएंगे से जो पैगाम आया, तब धर्म के आधार पर ही वोट मांगेंगे। यहाँ बड़ी बड़ी बातें बहस की नहीं है सर, लेकिन जब चुनाव में जाएंगे तो धर्म के आधार पर वोट मांगेंगे। नहीं सर, बातें बड़ी बड़ी है सर, घृणा को घृणा से मारा जा सकता है। ये डिस्कशन की शुरुआत में ही अवनीजेश अवस्थी से सवाल पूछा था मैंने, ये अवनीजेश अवस्थी से यही कहा था कि घृणा को घृणा से मारा जा सकता है, यही सवाल था। और जुबैर मेनन, आज आप जाकर सोचिएगा जरूर, आप एक डिस्कशन में गए थे, आपने तालियां बजाने और मुस्कुराने के अलावा किया क्या सर? जरूर सोचिएगा कि, और मुद्दा जब इतनी गंभीरता, जिस मुद्दे पर गंभीरता और संवेदनशीलता की जरूरत थी, उस मुद्दे पर आपने जिस तरीके से उसे ट्रिवियलाइज करने की कोशिश की है, उपहास जो था ना, उसके बारे में थोड़ा सा मंथन जरूर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं इस डिस्कशन को क्लोज करती हूं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। हम जल्द लौट रहे हैं, खबरें जारी हैं, आप रहिए हमारे साथ।